हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में जो सभी विषयों के लिए उपयोगी है। उसमें फोर्थ यूनिट में सभी सब्जेक्ट के लिए फोर्थ यूनिट में ये टॉपिक लगा हुआ है, शिक्षा शास्त्र व पेडागोजी का। तो फर्स्ट यूनिट देखते हैं आज। शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री किशोर अधिगम करता हेतु अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं। इनमें है ना चार बिंदु है, जैसे संप्रेषण कौशल तथा इसका उपयोग और शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान में है ना अग्रिम व्यवस्थापक, संप्रत्यय, संप्राप्ति प्रतिमान, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी कि प्रच्छा प्रशिक्षण, इंक्वायरी, ट्रेनिंग। शिक्षण के दौरान शिक्षण सामग्री तैयार करना व उसका उपयोग और सहकारी अधिगम। इसमें 2 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। इसको बाद में पढ़ेंगे, आज इसको देखते हैं। संप्रेषण कौशल तथा इसका उपयोग पेपर से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे और आप रिवीजन कर लेना, रिवीजन नोट्स हैं बिल्कुल। तो पढ़ते हैं आज का टॉपिक संप्रेषण कौशल व इसके उपयोग। ये फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है एवं यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए उपयोगी हुए। वहाँ भी फोर्थ यूनिट संप्रेषण व संचार का टॉपिक लगा हुआ है, वहाँ भी यही यूनिट है और यही टॉपिक है। तो उन स्टूडेंट के लिए उपयोगी है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका पेपर यूजीसी नेट का पेपर है अभी जून में, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है और फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो पढ़ते हैं संप्रेषण कौशल व इसका उपयोग। संप्रेषण का अर्थ देखते हैं सबसे पहले। संप्रेषण शिक्षण प्रक्रिया का आधारभूत उपकरण है। संप्रेषण के बिना शिक्षा प्रदान करना एक असंभव कार्य है, यानी कि संप्रेषण के बिना शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। शिक्षा के लिए संप्रेषण का होना जरूरी है। संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। संप्रेषण को है ना शिक्षा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी की कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से मानी गई है। कम्युनिस शब्द का अभिप्राय कॉमन या सामान्य है। कम्युनिस्ट शब्द का अभिप्राय क्या है, तो कॉमन या सामान्य है। जैसे क्वेश्चन आता है कि है ना कम्युनिस्ट संप्रेषण की उत्पत्ति हुई है, तो कम्युनिस्ट शब्द से, और कम्युनिस्ट शब्द है ना कौन सी भाषा का है, तो लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट का तात्पर्य क्या है, तो सामान्य या कॉमन इसका तात्पर्य है। और संप्रेषण संभव है तो दो व्यक्तियों के द्वारा समूह संप्रेषण के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है, यानी कि संप्रेषण का तात्पर्य देखते हैं। चलो, संप्रेषण का तात्पर्य है परस्पर सूचना हो एवं विचारों के आदान प्रदान से है। और संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण है ना, संप्रेषण सूचनाओं का एक ऐसा, यानी कि संप्रेषण के माध्यम से सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। और संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण में है ना, संप्रेषण में ये आवश्यक नहीं है कि भाषा के माध्यम से या वाणी के माध्यम से ही संप्रेषण संभव हो। संप्रेषण व्यक्ति मौन, प्रत्युत्तर एवं हाव भाव के द्वारा भी इसे संपन्न किया जा सकता है। संप्रेषण का शाब्दिक के आधार पर यह कह सकते हैं कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यक्ति परस्पर सामान्य रूप से आदान प्रदान करते हैं। वैसे भी संप्रेषण तात्पर्य सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान है। सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। आगे संप्रेषण की परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले एंडरसन के अनुसार, एंडरसन ने कहा कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन अथवा अचेतन रूप में अन्य व्यक्तियों के संज्ञानात्मक स्वरूप को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों के द्वारा प्रभावित करता है। किसकी परिभाषा है, एंडरसन की। दोबारा देखते हैं। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन अथवा अचेतन रूप में अन्य व्यक्तियों के संज्ञानात्मक स्वरूप को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों के द्वारा प्रभावित करता है। एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने एवं समझने की
प्रक्रिया है। मैकफारलैंड के अनुसार मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंत क्रिया की प्रक्रिया ही संप्रेषण है। मैकफारलैंड के अनुसार मनुष्य के मध्य अर्थपूर्ण अंत क्रिया की प्रक्रिया ही क्या है? संप्रेषण है। आगे की परिभाषा है लिगन्स के अनुसार। लिगन्स ने कहा कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों, विचारों, तथ्यों, भावनाओं आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ लेते हैं। लिगन्स ने कहा कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों, विचारों, तथ्यों, भावनाओं आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ लेते हैं। यानी कि यह एक प्रक्रिया है जो ग्रहणकर्ता के मध्य संपन्न होती है तथा तथ्य एवं विचारों की एक पारस्परिक प्रक्रिया है और सूचनाओं का एक हस्तांतरण है। संप्रेषण के द्वारा सूचनाओं का हस्तांतरण किया जाता है, तथ्यों एवं विचारों का पारस्परिक विनिमय किया जाता है। संप्रेषण के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो है संप्रेषक यानी कि एनकोडर, दूसरा है संप्रेषी डिकोडर। संप्रेषक एनकोडर जो प्राणी संप्रेषण करता है, अर्थात मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं हो गई संप्रेषक, और संप्रेषी डिकोडर जिसके लिए संप्रेषण किया गया है वह संप्रेषी होता है। यानी कि सभी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बनाया गया है तो वो हो गए संप्रेषी। तो जिसके लिए संप्रेषण किया गया है वह संप्रेषी होता है। आप हो गए संप्रेषी, मैं हो गए संप्रेषक। यानी कि एनकोडर और डिकोडर दो पक्ष होते हैं इसके। आगे है संप्रेषण की प्रक्रिया। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में है ना सूचना स्रोत होता है। आगे है संप्रेषण की प्रक्रिया में सूचना या स्रोत होता है सबसे पहले, यानी कि कम्युनिकेटर होता है, संदेश होता है। संप्रेषण सामग्री होती है, यानी कि सूचना स्रोत में है ना जो संप्रेषण की प्रारंभिक अवस्था होती है, ये संप्रेषण की एक प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें विचारों और भावों का आदान प्रदान करने का ये पहल करता है। कौन करता है? तो संप्रेषण करता पहल करता है। तो ये सूचना स्रोत है संदेश के माध्यम से। संप्रेषण सामग्री अगली है संप्रेषण सामग्री। तो संप्रेषण सामग्री है ना कंटेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। कंटेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो विचार या सूचना सामने वाले को देना चाहते हैं, यानी कि क्या देना चाहते हैं, तो आपको क्या बताना चाहते हैं, तो संप्रेषण की प्रक्रिया सामग्री होती है। और संप्रेषण का माध्यम यानी कि मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन व्यक्ति या सूचनाकर्ता विचार या सूचना के सामने जिस साधन से यानी कि जिस तरीके से ये प्रकट करता है वह तरीका ही क्या है? संप्रेषण का माध्यम कहलाता है। यानी कि किस प्रकार से दिया जा रहा है, तो कौन से माध्यम से आप तक ये सूचना पहुंच रही है, तो यूट्यूब के माध्यम से, टेक्निकल यूट्यूब के माध्यम से आपको तक ये सूचना पहुंच रही है, तो संप्रेषण का माध्यम हो गया। संप्रेषण का प्रारूप यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत है ना संप्रेषण कितना देना है या किस प्रकार देना है, तो ये हो गया संप्रेषण का प्रारूप। और ग्रहणकर्ता यानी कि रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन, जो सूचना जो संदेश प्राप्त करने वाला होता है वह क्या होता है? ग्रहणकर्ता होता है। और अनुक्रिया रेस्पॉन्स, किसी भी स्रोत द्वारा संदेश किसी भी माध्यम से प्रेषित किया जाता है और ग्रहणकर्ता संदेश प्राप्त कर उस पर प्रत्युत्तर देता है, वही क्या होती है? अनुक्रिया होती है। यानी कि जो भी आप फीडबैक दोगे, जो भी आप अनुक्रिया करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अनुक्रिया करें, तो वही क्या हो गई? अनुक्रिया हो गई। आगे है ना संप्रेषण की प्रक्रिया को समझते हैं। इसमें सूचना स्रोत होता है, यानी कि संदेश वाहक होता है, सेंडर होता है। फिर सेंडर के माध्यम से एनकोडिंग की प्रक्रिया यानी कि संदेश का माध्यम, एनकोडिंग के बाद संदेश का माध्यम यानी कि चैनल होता है। चैनल के बाद डिकोडिंग की प्रक्रिया होती है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से संदेश प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। यानी कि डिकोडिंग की प्रक्रिया संदेश प्राप्त करता रिसीवर से होती है और एनकोडिंग की प्रक्रिया सूचना स्रोत या संदेश वाहक से होती है। तो डिकोडिंग की यानी कि संदेश प्राप्त करता है रिसीवर और फिर वो पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक देता है और वह सूचना वापस संदेश वाहक तक आती है। यानी कि इसमें है ना संप्रेषण में संदेश वाहक का और संदेश प्राप्त करता दोनों का होना ज़रूरी है। संदेश वाहक है ना इसमें संदेश का जैसे निर्माण करता है और संकेतांक बनाता है, एनकोडिंग की प्रक्रिया करता है और प्रसारित करता है और फिर है ना संदेश भेजता है। तो कौन भेजता है? संदेश वाहक। फिर संदेश का माध्यम है जिस माध्यम से जिस मीडियम से ये
संदेश पहुंचा जाता है उसको संदेश का माध्यम कहलाते हैं, और डिकोडिंग की प्रक्रिया और संदेश प्राप्तकर्ता, यानी कि संदेश प्राप्तकर्ता वापिस है ना संदेश को प्रसारित करता है और परिवर्तित कर देता है वापिस सूचना को, यानी कि डिकोडिंग करता है और व्याख्या इसकी करता है, फीडबैक देता है, फिर फीडबैक के माध्यम से वापिस संदेश वाहक तक सूचना पहुंचती है। तो ठीक है, समझ गए आप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, और यूजीसी नेट में तो 5 नंबर की यूनिट है पूरी, और यहाँ से प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन है। जैसे ये 7 चार्ट समझाए तो यहाँ से क्वेश्चन है। और संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं आगे देखते हैं। संप्रेषण के तत्व, तो संप्रेषण के तत्व है ना, संप्रेषण संदर्भ होता है, संदेश स्रोत होता है, संप्रेषण का माध्यम होता है, संप्रेषण में संकेत होते हैं, एनकोडिंग की प्रक्रिया होती है, डिकोडिंग होता है, और संदेश प्राप्तकर्ता होता है, और संदेश में है ना प्राप्तकर्ता फिर फीडबैक देता है। आगे है संप्रेषण की प्रकृति। तो संप्रेषण की प्रकृति ना द्विध्रुवीय प्रक्रिया है ये एक, और द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, और पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया, यानी इसके संप्रेषण के द्वारा सूचनाएं प्रदान की जाती है, निर्देशित करने की प्रक्रिया, निर्देशित किया जाता है, अंत क्रिया एवं पृष्ठपोषण युक्त प्रक्रिया है, मनोसामाजिक प्रक्रिया है, विचार विनिमय की प्रक्रिया है, और गत्यात्मक प्रक्रिया है, और उद्देश्य परक प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया है, निर्देशित करने की प्रक्रिया है, अंत क्रिया व पृष्ठपोषण युक्त प्रक्रिया है, मनोसामाजिक प्रक्रिया है, विचार विनिमय की प्रक्रिया है, और गत्यात्मक है, यानी कि संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया है, और उद्देश्य परक प्रक्रिया है। इसमें सत्य में से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आगे है संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण है ना 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। एक तो है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। मौखिक और लिखित 2 प्रकार का होता है। शाब्दिक और अशाब्दिक है ना वाणी संकेत, चक्षु संकेत और स्पर्श संकेत के माध्यम से होता है। अशाब्दिक यानी कि अशब्दों के द्वारा, शाब्दिक शब्दों के द्वारा। शब्दों के द्वारा यानी कि मौखिक रूप से, जैसे मौखिक संप्रेषण में वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। वाणी के द्वारा तथ्यों का सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो यह है ना वाणी के द्वारा किया जाता है। इसमें परस्पर है ना संदेश प्राप्त करने वाला, संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों आमने सामने होते हैं। इसमें संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक परिचर्चा और प्रश्नोत्तर, कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है मौखिक में। और लिखित में है ना, लिखित में संदेश देने वाला लिखित रूप से शब्दों या संकेतों के द्वारा इस प्रकार संदेश प्रदान करता है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने वाला संदेश देने वाला व्यक्ति की भावनाओं को समझ सके, यानी कि संदेश प्राप्त करने वाला संदेश देने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझ सके। इस प्रकार सूचनाओं को दिया जाता है इसमें संदेश के द्वारा, लिखित में और लिखित के रूप में। अशाब्दिक में है ना वाणी संकेत, चक्षु संकेत और स्पर्श संकेत के माध्यम से। वाणी संकेत है ना वाणी संप्रेषण में विचारों, भावनाओं और अभिव्यक्ति के माध्यम से दी जाती है, जैसे हाँ, हूँ, यस, हाँ ना में जवाब देना। चक्षु संकेत में है ना जैसे आई टू आई कांटेक्ट के द्वारा, इशारों के माध्यम से ही चक्षु संकेत किया जाता है। स्पर्श संकेत में है ना स्पर्श। अगला है संप्रेषण के माध्यम, यानी कि संप्रेषण के माध्यम। संप्रेषण में विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे संप्रेषण की प्रक्रिया में जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या के आधार पर ही इसको विभाजित किया जाता है। इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है संप्रेषण के माध्यम को। पहला है अंतव्यक्तिक संप्रेषण, यानी कि इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल है ना जब संप्रेषण व्यक्ति के अंदर ही संपन्न हो, जब इसे अंतव्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। अंतःव्यक्तिक संप्रेषण व्यक्ति के अंदर ही संपन्न हो, और व्यक्ति का जैसे इसमें है ना व्यक्ति का सोचना, किसी समस्या पर विचार करना और उसका समाधान ढूंढना, डायरी आदि इत्यादि लिखना अंतव्यक्तिक संप्रेषण में आते हैं। इंट्रापर्सनल, अंतव्यक्तिक, अंतःव्यक्तिक, इसमें विसर्ग आएगा, ये याद रखना है। अंतर्व्यक्तिक या संप्रेषण इंटरपर्सनल, इसमें र पूरा आएगा और इसमें विसर्ग आएगा, यह ध्यान रखना है, आपको अंतर समझ जाना है इसमें। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण है ना, इसमें 2 व्यक्तियों के बीच संपन्न होता ही है। इसमें आपस में आमने सामने किसी अन्य माध्यम से, जैसे टेलीफोन से,
टेलीप्रिंटर से अंतक्रिया की जाती है आमने सामने, वो दो व्यक्तियों के बीच में अंतक्रिया किए जाते हैं, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण होता है। इंटरपर्सनल अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच में। और समूह संप्रेषण यानी कि ग्रुप संप्रेषण, जब किसी समूह के अंदर ही एक दूसरे के अंतक्रिया करते हैं समूह में ही, उसे समूह संप्रेषण कहते हैं। ये समूह में ही स्थापित किया जाता है। जनसंचार अथवा जन संप्रेषण है ना, जब संप्रेषण बहुत बड़ी संख्या में किसी संप्रेषण के माध्यम में सूचना प्राप्त करते हैं ना, जैसे डाक प्रणाली, रेडियो, दूरदर्शन और समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि, इसके माध्यम से जनसंचार किया जाता है, उसे जन संप्रेषण कहते हैं। जन संप्रेषण के माध्यम है मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम में है ना स्व अनुदेशित सामग्री आती है, जैसे समाचार पत्र, शोध पुस्तकें, वर्कबुक, शब्दकोश, एटलस, एनसाइक्लोपीडिया इत्यादि। अगला है अमुद्रित माध्यम। अमुद्रित माध्यम में है ना सर्वे माध्यम, जैसे रेडियो और टेप रिकॉर्डर सर्वे माध्यम है। और दृश्य माध्यम जैसे चार्ट, मॉडल, स्लाइड फिल्म, प्रोजेक्टर भी स्पीड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और एंडाइस्कोप इत्यादि आदि है। अमुद्रित में ये देख लेना है और मुद्रित में, इसमें से कौन सा मुद्रित है और कौन सा अमुद्रित है, ऐसे क्वेश्चन आता है। आगे है संप्रेषण के कार्य, जैसे शिक्षक शिक्षार्थी संप्रेषण के कार्य हैं, तो संप्रेषण के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। तो शिक्षक शिक्षार्थी के मधुर संबंध स्थापित किए जाते हैं, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि की जाती है, कक्षा गतिविधियों का कुशल संचालन किया जाता है, पारस्परिक भ्रम व समस्याओं का समाधान किया जाता है, शिक्षार्थी का मानसिक तैयारी में सहायक है, यानी कि संप्रेषण है ना शिक्षार्थी की मानसिक तैयारी में सहायक है। संप्रेषण के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है, मनोबल का निर्माण किया जाता है और विद्यालय के बाह्य जगत से संपर्क की स्थापना की जाती है। बाह्य जगत से भी संपर्क की स्थापना की जाती है। ये संप्रेषण के महत्वपूर्ण कार्य हैं। और इधर देखते हैं संप्रेषण के सिद्धांत। तो संप्रेषण के सिद्धांत है ना सूचनाओं की स्पष्टता का सिद्धांत है और तत्परता का व अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। दोबारा देखते हैं। सूचनाओं की स्पष्टता का सिद्धांत है, तत्परता एवं अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, संप्रेषण सामग्री की उचितता का सिद्धांत है, उचित पृष्ठपोषण का सिद्धांत है, भागीदारी एवं अंतक्रिया का सिद्धांत है, संप्रेषण में सहायक और बाधक तत्वों का सिद्धांत है। सूचनाओं की स्पष्टता का सिद्धांत, तत्परता एवं अभिप्रेरणा का सिद्धांत, संप्रेषण सामग्री की उचितता का सिद्धांत, उचित पृष्ठपोषण का सिद्धांत, भागीदारी एवं अंतक्रिया का सिद्धांत और संप्रेषण सहायक बाधक तत्वों का सिद्धांत। आगे देखते हैं संप्रेषण नियंत्रण के प्रारूप। तो संप्रेषण नियंत्रण के प्रारूप में है ना अदा को लागत कहते हैं, निवेश कहते हैं और इनपुट कहते हैं ना। पहले अदा को समझ लेते हैं। अदा यानी कि संप्रेषण है ना दोबारा देखते हैं संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप किसे कहते हैं। तो संप्रेषण को वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध और नियंत्रित किया जाता है। संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप कहलाता है, जिसके माध्यम से संप्रेषण को है ना वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध और नियंत्रित किया जाता है, उसे संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप कहते हैं। जैसे अदा, तो अदा को ही लागत कहते हैं, निवेश कहते हैं और इनपुट कहते हैं। अदा है ना अदा के अंतर्गत है ना अनुदेशनात्मक विधियों, सहायक सामग्री, अन्य भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और इसमें है ना शिक्षार्थी होता है, अध्यापक और पाठ्य वस्तु, तीनों ही प्रकार की क्रियाएं होती है। विद्यार्थी, अध्यापक और पाठ्य वस्तु अथवा अनुदेशात्मक सामग्री इसके अंतर्गत होती है, अदा के अंतर्गत। अगला है सेकंड नंबर पे प्रक्रिया को है ना संसाधक कहते हैं, आवर्त भी कहते हैं और प्रक्रम भी कहते हैं और इसको प्रोसेस भी कहते हैं। प्रोसेस में है ना अनुदेशनात्मक कार्यों को संपन्न किया जाता है प्रोसेस के अंतर्गत, और कार्यों को संपन्न किया जाता है प्रोसेस प्रक्रिया के माध्यम से। प्रोसेस में है ना अनुदेशनात्मक विधियां होती है और व्यू रचनाएं तथा उपागम होते हैं। अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं और अनुदेशनात्मक विधियां होती हैं इसके अंतर्गत। और प्रदा को आउटपुट कहते हैं, यानी कि आउटपुट में है ना विद्यार्थियों के ज्ञान व कौशल का मूल्यांकन कर परिणामों को ज्ञात किया जाता है। विद्यार्थियों के ज्ञान व कौशल का मूल्यांकन करके ही इसमें और परिणामों को ज्ञात किया जाता है, यानी कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्त की जाती है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति किसमें की जाती है, तो प्रदा में की जाती है। तो याद रखना है अदा, प्रक्रिया, प्रदा। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट।
आगे देखते हैं संप्रेषण में उत्पन्न होने वाली बाधा या अवरोध। तो संप्रेषण में अवरोध या बाधाओं को देखते हैं। तो सबसे पहली अवरोध या बाधा है भौतिक बाधाएं, यानी कि भौतिक किस प्रकार की बाधाएं। तो भौतिक बाधाओं में शोर आता है, अदृश्यता आती है, वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं आती है। वातावरण एवं भौतिक असुविधाएं इसके अंतर्गत आती है। इसमें है ना भौतिक बाधाओं में शोर है ना संप्रेषण की सबसे बड़ी कठिनाई है। शोर क्या होता है कि शरीर की उपस्थिति में भी संप्रेषण ठीक ठाक सुनाई नहीं देता है, तो उसे शोर कहते हैं, मतलब शोर होता रहता है, तो उसे ये महत्वपूर्ण बाधा है। शोर के कारण क्या है, शरीर की उपस्थिति होती है फिर भी ठीक ठाक सुनाई नहीं देता है, ये प्रमुख भौतिक बाधा है। और भाषा संबंधी बाधाएं जब भाषा त्रुटिपूर्ण होती है अथवा उसमें वाणी संबंधी दोष आ जाता है तो संप्रेषण दोषपूर्ण हो जाता है। भाषा संबंधी जैसे अस्पष्ट शब्द बोलना या अनावश्यक शब्द बोलना, शब्दों को गलत उच्चारण करना इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में ना पूर्वाग्रह से संबंधित अरुचि, ध्यान नहीं देना और अपूर्ण जिज्ञासाएं और जरूरत से अधिक चिंताएं करना मनोवैज्ञानिक बाधाओं में आता है। पृष्ठभूमि संबंधी बाधाओं में पूर्व अधिगम आते हैं, सांस्कृतिक भेदभाव या पूर्व कार्य की स्थिति या फिर पूर्व कार्य का वातावरण इसके अंतर्गत आता है। पृष्ठभूमि संबंधी बाधाओं में पूर्व का किया गया कार्य पृष्ठभूमि से संबंधित आता है। आगे है संप्रेषण बाधाओं का निराकरण, यानी कि संप्रेषण को बाधाओं का निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो संप्रेषण बाधाओं का निराकरण है ना ध्यानपूर्वक श्रवण करने से संप्रेषण की बाधा का निराकरण किया जाता है और सरल, सुगम्य एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करके, यानी कि जहाँ तक संभव हो सुगम, सुबोध और स्पष्ट भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए, और जैसे संप्रेषण है ना प्रतिपुष्टि की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तम श्रवणकर्ता ही उत्तम संप्रेषणकर्ता होता है, यानी कि उत्तम श्रवणकर्ता ही उत्तम संप्रेषणकर्ता होता है। लिखित संदेश को गंभीरता से पाठन करना चाहिए, यानी कि संदेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि संदेश प्राप्त करने वाला उसे आसानी से समझ सके। लिखित संदेश को गंभीरतापूर्वक पाठन, तथ्यों का पूर्ण श्रवण करना चाहिए, तथ्यों का पूर्ण रूप से श्रवण करना चाहिए। संप्रेषण में है ना देरी करने वाले तथ्यों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देना चाहिए, यानी कि शीघ्रता एवं संवेगों से बचना चाहिए और अच्छा सुनने की आदत डालना चाहिए। पूर्ण ध्यान और सक्रियता से सुनना चाहिए। लिखे हुए संदेश को सही रूप में पढ़ना चाहिए। प्रतिपुष्टि की सही व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि फीडबैक सही तरीके से देना चाहिए। तो यह है आज का टॉपिक संप्रेषण कौशल, इसके उपयोग है ना, संप्रेषण का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, तो अच्छी तरीके से करना चाहिए। और तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहे। सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित इसमें है ना आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इस टॉपिक को आप 3-4 बार पढ़ लोगे तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ये जितना फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी उतना ही नेट के स्टूडेंट के लिए, और जिस भी भर्ती परीक्षा में संप्रेषण का टॉपिक लगा हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।